अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में मेरे आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक सिंगापुर से है, अमरदीप सिंह। वो एक तलाश के सफ़र के लिए पाकिस्तान की 126 बस्तियों में गए। वो 126 बस्तियों का सफ़र क्या था? वो सिख लेगेसी को ढूंढने के लिए जहाँ जहाँ सिख लेगेसी थी, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर, और फिर उन्होंने 2 किताबें लिखी। 2 किताबें, उसका नाम है लॉस्ट हेरिटेज, द सिख लेगेसी इन पाकिस्तान। आज वो खसूसी तौर पर मेरे लिए यहाँ तशरीफ़ लाए स्टूडियो में। तो अमरदीप साहब से एक बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है इनके तलाश के सफ़र की। शुक्रिया अमरदीप साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने मौका दिया स्टूडियो में आने का। तो इस मौके का जो लाहौर में जो 4 चांद लग गए आपसे बात करने में। बहुत मेहरबानी। ये आप तो एक कॉर्पोरेट दुनिया के आदमी थे, बड़ी की पोजीशंस पे थे आप। ये कैसे इस तलाश और तहकीक के सफ़र और तारीख़ के सफ़र का आपने आगाज़ कर दिया? क्या हुआ था? ऐसा है जनाब कि सांस भी इंसान का नहीं होता है ना। तो नानक साहब का एक कलाम बाबा याद गुरु बाबा गुरु नानक साहब का एक कलाम याद आ गया कि हम आदमी हाँ एक दमी, एक दम आया तो जी लिए, दूसरा नहीं आएगा तो कहाँ आया पता है ना। लेकिन जो आया उसमें अपना जो एक जज्बा है, अगर वो फलता है तो उसको पूरा फैलाना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस कुदरती एनर्जी ने चूज़ किया इस काम के लिए, क्यों किया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने दिल लगा के काम किया। और इस काम की तरफ पढ़ने से पहले एक अब इंसान की अपनी एक प्रिपरेशन चाहिए होती है। आपको तैयार होना पड़ता है, क्योंकि कोई कुदरती एनर्जी आपको चूज़ क्यों करेगी, आपका हाथ क्यों पकड़े, आप कौन होते हैं, है ना। तो ज़िंदगी में तो हम सब खाने पीने के लिए, सोने के लिए, और तो 7 अरब लोग यही करते हैं। हम लोग सभी लोग करते हैं। उसमें मैं भी कर रहा था यही, अभी भी कर रहा हूँ यही। लेकिन कुछ मैंने अलग किया शायद, तो मुझे अब महसूस होता है, अब समझ में आता है। उस टाइम नहीं समझ में आता था कि ना जानते हुए भी 17 साल की उम्र से मैं कुछ, मेरा एक जो दुनियावी एक्सीलेंस की तरफ मैं एक ज़ोर था कि इंजीनियरिंग करनी है, MBA करनी है, अच्छे ओहदे पर लगना है, अमेरिकन एक्सप्रेस में लगना है, पैसे कमाने हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो वो सब चल रहा था। लेकिन साथ में साथ मेरा एक और शौक़ था कि बचपन से 17 साल की उम्र से कि अपने जो वालिद साहब और अम्मी साहब की फैमिली है, इंडस के इलाके से आते थे और उनको गैंजेटिक बेल्ट में फेंक दिया गया। वाह, 2 तहजीबें हैं, 2 नदियों की तहजीबें हैं, नदियों की। एक नदी से दूसरी की नदी के किनारे पे फेंक दिया गया। किस लिए? उन्होंने कुछ भी अपना, उन्होंने गलत तो नहीं किया था। एक दिन किसी ने डिसीजन लिया और बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए। अब वहाँ हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, लेकिन मैं देखने में अलग लगता हूँ, उस तहजीब का नहीं हूँ। बेशक है वो एक ही सब कॉन्टिनेंट हाँ, है, लेकिन हम लोग बल्कि एक कॉन्टिनेंट है, मैं तो इसको कॉन्टिनेंट कहता हूँ। इस कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों की अलग अलग तहजीब हो सकती है, लेकिन घूम फिर के हम सब एक ही हैं। तो वहाँ मुझे बचपन से ही महसूस होता कि मैं कुछ फ़र्क लगता हूँ। मुझे याद आता है, शायद अब लगता है कि मेरे अब्बा जान जो कहते थे कि मैं डून स्कूल में गया था, एक बड़ा एलीट स्कूल है जहाँ पे इंग्लिश में बड़ा बात की जाती थी। इंग्लिश से नीचे कोई अगर बात करे तो फिर नीचे ही होता था ना। हाँ। तो लेकिन मैं ट्रेन में बैठता था तो हिंदी में बातें करते थे सब लोग, वो लखनऊ क्रॉस करता था तो भोजपुरी में बातें करते थे सब लोग, घर के अंदर आता था गोरखपुर में तो फादर कहते थे पंजाबी च गल कीता कर। हाँ, अच्छा, सब कुछ खो के आ गए हैं, तो पंजाबी भी खो देते, सारा कुछ खो देंगे। तो ऐसे माहौल में मैं जमा पला हूँ कि कन्फ्यूजन। तो एक इंटरेस्ट बन गया कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से, और तारीख पढ़नी शुरू की। अपनी तलाश का सफ़र 17 साल की उम्र से 17 ईयर्स। जी, तारीख पढ़ते 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 मुझको ये समझ में आया कि मेरी फितरत ऐसी है कि मैं हर 5 साल में अपना जो जज्बा है, जुनून जो है, अपने आप बदल लेता हूँ। मैं नहीं बदलता, कुछ बदल देती है। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट चला गया, क्योंकि मैं तंग आ जाता हूँ उसको पढ़ पढ़ के, इतना डीप चले जाता हूँ, फिर किसी और चीज़ का जरिया निकल आता है। हाँ, तो मैं फिर फ़लसफ़ों में घुस गया, और वो फ़लसफ़ों में इसलिए घुसा कि बाद में समझ आया कि गुरु नानक साहब का एक कलाम आता है, क्या 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, 6 की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं गुरु गुरु एको वेस अनेक,
गुरु का गुरु तो एक ही है, वेश सर्व अनेक है। बाबा जे घर करते कीरत हो, बाबा कहता है जिस घर में भी करते की, बनाने वाले की कीरत सिफत सलाह हो रही हो, सो घर राख बढ़ाई तो है, वही घर बड़ा है सब तो। वाह वाह। तो लेकिन वो कहते हैं 6 घर क्या है? अब आप अगर अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो फ़लसफ़े पढ़ें तो वो 6 दार्शनिक शास्त्र कहते हैं उनको। फ़लसफ़े जो होते हैं वो मज़हब नहीं होता, फ़लसफ़ा होता है। फ़लसफ़े के अंदर एथीज़म भी आता है, मटीरियलिज्म भी आता है। इंसानी फिक्र का सफर है ना। एग्जैक्टली वो मज़हब नहीं होता, मज़हब नहीं होता, मज़हब के नीचे उसके नीचे ही सारा कुछ होता है। एग्जैक्टली। तो 6 फ़लसफ़ों की बात कर रहे हैं जो हमारे इंडिक सब कॉन्टिनेंट की यहाँ के लोगों के फ़लसफ़े थे। चारवाक, मीमांसा, सांख्य, योग, ये अलग अलग फ़लसफ़े थे, उनकी बात कर रहे हैं। किसी को नेगेटिव नहीं कर रहे, ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जो भी आप कुदरत की सिफत सलाह करो वही सबसे बड़ा है। तो अब शायद समझ में आता है कि मेरा वो झुकाव जो है फ़लसफ़ों की तरफ चला गया। तो मैंने फ़लसफ़े पढ़ने शुरू किए जिसमें सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के दार्शनिक जो फ़लसफ़े थे वही नहीं मैंने फ्लोरे, इस्लाम की तरफ गया, थोड़ा इधर गया, थोड़ा उधर गया, अपने मज़हब को किया। करते करते मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में चला गया, क्योंकि पूरी ग्रंथ साहब जो है, गुरु ग्रंथ साहब अपने हमारी जो है वो रागों में लिखी है। रागों में लिखी। तो मेरा रागों की तरफ में झुकाव होने लग गया। करते करते मैंने कोशिश भी की, अभी भी मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैं क्रोक करता हूँ, बेसुरा हूँ, लेकिन मुझे रागों की विद्या के बारे में एक तालीमात हासिल होगी सेल्फ स्टडी से। मैं भी राग को पहचान लेता हूँ। सेंस हो गई ना आपको? सेंस हो गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, ये सारा ये एक सफर जगह इकट्ठा होएगा जगह। दरिया कहाँ जाके जी, पंजनद बना। हाँ एग्जैक्टली, पंजनाद में कहाँ जाके मिलता है। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि कॉर्पोरेट जगत में बहुत मैं घुस गया अंदर, और प्रेशर्स बहुत बढ़े, हेल्थ बहुत ख़राब होने लगी, मैं एथिस्ट हो गया। अच्छा, एथिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। एथिस्ट मतलब कि न्यूट्रल हो जाता बंदा। हाँ, कि मतलब मैं किसी मज़हब को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुछ चीज़ को, अपनी होंद को खोज रहा हूँ, राइट। तो एथिस्ट होने में क्या होता है कि आपको अगर रोशनी की तलाश है तो आपको अंधेरे का पता होना चाहिए ना पहले। अंधेरा ही नहीं पता तो रोशनी क्या ढूंढ रहे हो? इट्स अ रिलेटिव थिंग, राइट। वाह। तो वहाँ से होते होते मुझे कबीर जी का एक कलाम याद आया, कहीं से पता चला, उसमें वो कहते हैं बड़े मज़े से, कबीर जी एक बड़े बड़े डंडा पकड़ के मारने वाले हैं, राइट। लेकिन वो कहते हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश गोरखपुर में हुई है, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर पे मगहर की गांव है, कबीर जी का देहांत वहीं हुआ था। तो मैं उनको बहुत अपने करीब समझता हूँ। तो मैं जाया करता था उनके उधर मज़ार पे। बहुत अच्छा एक मंदिर और एक मस्जिद, एक मज़ार साथ में एक ही कंपाउंड के अंदर है, राइट। क्योंकि ना वो हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, राइट। तो क्या उनका कलाम आप सुनाने लगे? हाँ, तो वो कहते हैं कि खालक खलक, खलक में खालिक। क्रिएटर जो है खलक में, खलक ही क्रिएटर है, खलक ही क्रिएटर। वाह। खालक खलक खलक में खालिक। जिस दिन वो समझ में आया तो मैंने कहा यार ये क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या फ़लसफ़े पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी इतनी चली जा रही है तेज़ी से, है ना। तो मैंने कैमरा उठा लिया। अच्छा। मैंने फ़ोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। फ़ोटोग्राफी करनी शुरू की तो मेरे को ये लगा कि लोग काफ़ी फ़ोटोग्राफी करते हैं लेकिन अपने जज्बात को जाहिर नहीं कर पाते अल्फाज में, फ़ोटोग्राफर्स, और जो लिखते हैं वो फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाते अच्छी। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके मैगजीन्स के लिखना शुरू कर दिया। अभी मेरी जॉब चल रही है, ये सब साथ में हो रहा है। करते करते कुछ हुआ कि 2013-14 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी, बिकॉज मेरी जॉब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही थी। मेरी ईगो काफ़ी थी, हौमें बहुत थी मेरी, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में कोई ऐसे नहीं चढ़ सकता ऊपर किसी के ऊपर, होना चाहिए। लीडरशिप होती है उसकी। लीडरशिप क्या होगी, ईगो ही होती है। तभी तो आप किसी के ऊपर कंधे पे पैर रख के चढ़ सकते हो। तो मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। तो मेरे को उस टाइम रब ने ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया, तो मैंने अपनी हौमे में, ईगो में जॉब से छोड़ दिया। अब ये नहीं पता, ये 2014 से मेरा बदलाव होता है, ये नहीं पता कि रब ने मेरा शटर डाउन करना था। मैं उस वक्त से आपको फॉलो कर रहा हूँ, 2014 से। मेरे को पता है आप, हाँ, बिल्कुल। तो फिर तो 2000 वो शटर डाउन किया तो कैमरा पकड़ा। मैं तो कंफ्यूज था, मैं कंफ्यूज था। लेकिन 8-9 महीने तक मुझे ज़िंदगी का अपना रुख नहीं समझ में आया था, क्योंकि जॉब भी नहीं लग रही थी कहीं। अच्छा। और इतने हाई लेवल पे था कि रीथिंकिंग कर रहे थे आप? मैं कुछ नहीं थिंक कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आई सी। मैं डिप्रेशन में चला गया था। आई सी। क्योंकि कोई जॉब भी नहीं लग रही थी। लेकिन किसी क्रिएटिव परस्यूट में एक साइन कर्व के नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं वहाँ एक यूरेका मोमेंट, वाव मोमेंट आता है, और फिर ज़िंदगी फिर से ऊपर उठनी शुरू होती है। मेरे साथ वही हुआ, क्योंकि इतने साल की जो प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैंने बात यहाँ से शुरू की। आपको क्यों एनर्जी चूज़ करे, आपने किया क्या है, अपनी काबिलियत कहाँ दिखाई है।
तो जो 17 साल से लेके अब तक यहाँ तक कुछ तो कर फिर रहा आपने 2013-14 में कैमरा पकड़ा, हूँ। कैमरा तो मैंने 17 में 2007 में पकड़ लिया, लेकिन ये जो ये टर्म, काम हाँ, ये काम फिर तो कहाँ सफर किया पहला इस काम के लिए खुसूसन? 2014 में मैंने कैमरा उठाया। कैमरा तो मैंने सीख लिया था। हाँ, तो लेकिन मैं- इस काम के तो लिए मैंने जरा। अपना पाकिस्तान आने का मेरा जहन बन गया। मेरे फादर और मदर नहीं थे। फादर मुजफ्फराबाद की बातें करते रहते थे हर टाइम, हाँ, वहाँ से हिजरत करके गए थे ना, और उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब करते थे ना मुजफ्फराबाद को कि जैसे इंग्लिश नॉस्टैल्जिया, और दुनिया भी वही है बस, कि उससे अलावा दुनिया कोई नहीं है। डिस्क्राइब करते थे शांग्रीला की तरह। हाँ, जैसे वो मैंने शांग्रीला ऐसे पढ़ी ही हो, होते हैं, हिजरत वाले लोग ऐसे ही करते हैं। वो ऐसी जगह मैं गया ना, सही में वो बंजर पहाड़ है वहाँ पर। ऐसे ही होता है हिजरत करके जो आते हैं। तो आपने कैमरा पकड़ा, पाकिस्तान आ गए। मैं पाकिस्तान आया, मैंने वीज़ा अप्लाई किया। उस टाइम बड़े प्रॉब्लम्स थी, लेकिन किसी तरीके से मेरे को रब ने काम कराना था, वीज़ा मिल गया। और मैं सही बात बताऊं, मैं ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर सजदा करूंगा, लेकिन मुझे वो नहीं खींच रहा था, मुझे खींच कुछ हो रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं वो चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये इतनी बड़ी विरासत थी, ख़त्म हो गई, सिख विरासत जो ख़त्म हो गई। हमारा गोल्डन चैप्टर इस इंडस दरिया के लैंड में हुआ है, हमारी तारीख का। द्रय सिंध के साथ साथ। मतलब हमारा जो फिर आप सफर पे आए, इस तरफ आए ना जरा। तो इधर मैं आया और मैं घुसा अंदर, और 14 में पहला सफर किया मैं आया और मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना, लेकिन इस मैं ये किताब की शक्ल में जो ज़हूर पजीर हुआ बाद में। जी, तो इसमें मैं आया, मेरे को सिर्फ ये था कि मैं मुजफ्फराबाद जाना चाहता हूँ, एबटाबाद जाना चाहता हूँ, और मैं वो चीज़ें देखना चाहता हूँ। एबटाबाद में आपकी वालदा ताल्लुक रखती थी, मुजफ्फराबाद से आपके वालिद ताल्लुक रखते थे। उसके बाद फिर तो मैं सिर्फ ये देखने आया, और मेरे को ये था कि इतनी तारीख मैंने पढ़ी है, तो वो चीज़ें कहाँ हैं। और अम्मी अब्बा जी से सुनी भी है। हाँ, लेकिन अम्मी वजह से मैंने अपनी सिख तारीख इतनी नहीं सुनी, लेकिन मैं उनके पढ़ी शहरों की, थी। बस्तियों लेकिन मैं की। कहा कि यार एंग्लो सिख वॉर्स यहाँ से शुरू हुई, बाबा फरीद कहाँ पर हैं, ये कहाँ, ये सब हमारे सिंक्रेटिक कॉमन थी। अब वो कनेक्शन जुड़ने लग गए। एग्जैक्टली, सब चीज़ें। तो मैंने एक कैमरा उठाया था, फोटोग्राफी भी मेरी मुकम्मल थी, जर्नलिस्ट एटीट्यूड मुकम्मल था, और चल पड़ा मैं। म्यूजिक पता था, फलसफे पता थे, तारीख पता इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, म्यूजिक, फलसफा, कैमरा और लिखने की तख्लीकी हिस्ट्री, सलाहियत, तारीख, हिस्ट्री। हाँ, अच्छा। मैं चला, मेरे पास कोई कलम नहीं था, मैं किताब लिखने नहीं आया था। हाँ, मैं एक आप एक्सपीरियंस बिल्कुल ओपन आए थे एक दफा। मैं यहाँ आया, कुछ ऐसे हिस्ट्री एंथुजियास्ट मिल गए, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि एक से एक करते 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 काम शुरू हो गया। 30 दिनों में, 30 दिन का वीज़ा था, मैं निकला तो मैं 36 शहर और गांव होके आ गया था। 30 दिनों में 36 पाकिस्तान की बस्तियां देखी आपने। हाँ, शहर और गांव जो थे, मुजफ्फराबाद से लेकर और जमरोद। उन 30 दिनों में आपका एक नया रास्ता बन गया जी, अज खुद, हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिकली बहुत लोगों ने प्यार दिया, लेकिन मैंने आवाम से हेल्प ली, कोई इस्टेब्लिशमेंट वगैरह और ज्यादा मवाद आप लेके गए, तकरीबन सारा सिख हेरिटेज का। मेरा फोकस यही था, मैं तो आया यही था कि मेरी जो कौम की जो एक विरासत यहाँ थी खत्म हो गई। और फिर आज आपने कितने सफर किए उसके बाद? तो मैं आ रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि आज मेरी कौम जो है सिर्फ ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब तक अपनी वजूद को समझती है, लेकिन ये वजूद बहुत बड़ा था। और रिलीजन इज़ नॉट लेगेसी, रिलीजन इज़ अ सबसेट ऑफ लेगेसी। रिलीजन लेगेसी के नीचे होता है, विरासत के नीचे। अच्छा, तो मैं लेगेसी, मैंने कहा इसको रिलीजियस, हाँ, आपने लेगेसी लिखा है। मेरा ये था कि लेगेसी ढूंढी जाए। उसमें मेरे लिए साईं मियाँ मीर भी उतना ही औहदा रखते हैं जैसे बाबा फरीद रखते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तारीख, जुड़े हुए, हमारी तारीख के साथ उनकी तारीख जुड़ी है, तो फिर आपको अपना दायरा खोलना पड़ता है। तो वो पहला काम है, मैं वापस गया, मैंने ये किताब लिखनी शुरू कर दी। किताब करते करते मुझे पता नहीं चला और ये किताब मुकम्मल हुई। अपनी तस्वीरों को लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा। 5000 के करीब फोटोग्राफ्स थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि इसको ऐसा प्रिंट करना चाहिए ताकि लोगों को वाव फैक्टर लगे। तो ये काम हुआ मुकम्मल। उसके बाद मेरा ये फिर 2 किताबें हैं, नहीं, पहला किताब मैंने पहले ये है फिर ये है। जी, मैंने सिर्फ पहली किताब की पहले, अच्छा, और मैं वापस आ गया, किताब पब्लिश हुई। और ये ऐसा सब्जेक्ट था उस टाइम कि देखिए, नॉलेज लेयर्स पे आती है। कोई कहे कि मैं नॉलेज का पूरा हकदार हूँ, नहीं। मेरे से पहले इकबाल कैसर साहब ने काम किया था, बड़ा काम था, गुरुद्वारों के ऊपर, बड़ा काम है ना, हमारे उनका दोस्त हैं। जी, उनको मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक तरीके से मुझे मोटिवेशन दी। मैंने उनको किताबों को देखता था, मैंने कहा ये कहाँ है, लेकिन गुरुद्वारों पे काम था। मैंने उसको एक लेगेसी का रूप आपने दिया। हाँ, एक्सपेंड कर दिया उसको। हाँ, लेकिन इसको आगे कोई और एक्सपेंड करेगा, नॉलेज ऐसे ऐसी ही बढ़ती होता है ना। तो मैं आया और मैंने उसको जब किताब पब्लिश की, तो दुनिया भर में छपी कब ये पहली दफा ये किताब? ये 2015 के एंड में छपी है पहले। मतलब 1 साल में आपने जो 5000 तस्वीरें थी उनकी लिखाई भी की, आपने पूरी तहकीक की, उसकी ऑथेंटिसिटी देखी। उस इमारत को मैं देखता हूँ कि आप एक छोटी सी दीवार होती है सिख हेरिटेज की, आप उसकी तस्वीर लेते हैं, आपने उसको
डिजिटल दुनिया में महफूज कर दिया इनफैक्ट, बिल्कुल। और उसकी फिर आप तहकीक करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इस सफ़र में आपने 126 बस्तियां हाँ, देखी। तो वही मैं जा रहा हूँ, ये इसमें 36 की, अब उसके बाद 36 की। 90 इसमें आ रही हैं। तो ये किताब जब निकली, दुनिया भर में ऐसा था, ये 2000 में अब बात कर रहा हूँ 16 की, जब किताब दुनिया भर छपने के बाद दुनिया भर में ऐसा था कि लोग भूखे थे इसके लिए। इस सब्जेक्ट को हाँ, किसी ने सिख किया। कम्युनिटी तो उनके पास तो ये चीज़ ही नहीं थी मैं कहूँ कि आपको, लेगेसी क्या है उनके पास। मैं सिख कम्युनिटी तो कहता हूँ, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ है, अगर आप राइट स्टोरी प्रेजेंट करें ना, कोई भी सुनने को तैयार है। अगर मैं क्या रोमन है मसलन? मैं अगर रोमन स्टोरी पढ़ सकता हूँ, तो मेरी तारीख में क्या ऐसा है कि कोई और नहीं पढ़ सकता? यू आर राइट, है ना? तारीख तो तारीख है। बताएं क्या है, खुल के बताएं। तो लोग भूखे थे जब प्रेजेंट करना शुरू किया। पंजाब की तारीख। हाँ, जो इट्स अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यस। उसमें कोई भी मजहब हो, हाँ, मेरे से मुझको पंजाबी हिंदू हो, सिख हो या पंजाबी मुसलमान हो। वाह। प्रहलाद की जो अगर कहानी है, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में आती है, तो उसको आज आप प्रहलाद को, बेशक आपने मुल्तान में पैदा हुए थे, तो प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी को आपने अगर गुरु ग्रंथ साहब के कलाम में आता है, उसको आप आज हिंदू कह दें, मेरे लिए तो वो भी है। बाबा फरीद मेरे हैं, लेकिन हमसे सबसे बिछड़ गए हैं। हमने तकसीम कर दिया 3-4 टुकड़ों में। बिल्कुल। तो हम वो लोग सुनने को हंगरी अच्छा, थे। फिर रिस्पांस आप बताएं जो हुआ। तो 80 से ऊपर सेमिनार्स 8 से 9 महीने में हुए दुनिया भर में। वाह। मैं कॉर्पोरेट जगत में चलता था बहुत, लेकिन सिख इसमें लेगेसी के हवाले से और पंजाब लेगेसी के सिख हवाले लेगेसी इन पाकिस्तान के हवाले से, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ लेगेसी, रिलीजन नहीं, हाँ, राइट। legacy। और लोग भूखे थे सुनने के लिए, और सारे मजहब के लोग भूखे थे। बड़े बड़े सेमिनार्स दुनिया में हो रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में गया मैं, 80 से ऊपर सेमिनार्स 8 से 9 महीने में हुए। वाह। और मैं वापस सिंगापुर में आया तो मैं थक गया था एकदम, अच्छा, इतना चल चल के थक गया था। मैंने फिर आपका ये जो सफर और शुरू हुआ आगे। तो मैं वापस आया, तो मुझे ये था कि अब छोड़ दूं इस किताब को, लेकिन मैंने छोड़ा और मैंने एक जॉब उठाई, मेरा मन नहीं था उसमें। और कहीं से एक फ़ोन आ गया मुझे पाकिस्तान एम्बेसडर का सिंगापुर में। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पर एकेडमिक अदबी दायरे की, तो हम वहाँ पे आपको भेजना चाहते हैं, प्योरली जस्ट टू इंटरैक्ट विद दी अदर आर्टिस्ट्स होते हैं और ऑथर, बस इसके लिए। मुझे वो दिन याद आता था जब मैं जमरोद गया था पहली किताब के उसमें, तो मैं किले के ट्राइबल एरिया में। उस टाइम तालिबान का प्रॉब्लम बहुत था, 2000 मुझे याद है, पीक थी। हाँ, और मैं जमरोद किले के अंदर नहीं जा सका। मुझे रात को सपने आते थे कि मैं यार वो सो नियर बट येट सो फार, इतने पास था फिर भी अंदर नहीं जा सका। और वहाँ हरी सिंह नलवा की बहुत बड़ी तारीख है। तो मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट डाली कि सर मुझे सपने आते हैं अभी भी। अच्छा। एक बार ही गया था, उसके बाद जा नहीं सका, अब कब जाऊँगा मैं। तो अगर आपने सोचते हो कि मैंने काम ठीक किया, सफीर को कहा। हाँ, मैंने कहा तो आप अगर चाहते हो तो मैंने अगर काम ठीक किया तो मुझे वो वहाँ खोल के दिखाया जाए। खैर वो बात दूसरी है कि करते कराते बड़ी स्ट्रिंग्स पुल करनी पड़ी और मेरे लिए वो दरवाज़ा खुल गया। जमरोद दाखिल हो गया आप, और जमरोद का मैं आया यहाँ पर, लेकिन कुछ बातों से करते करते एक दूसरा सफ़र शुरू हुआ। हाँ, मैं आता हूँ दूसरे सफ़र के। तो आपका जो सिख लेगेसी का सफ़र है इन 2 किताबों में है, और इसका अब आपने उर्दू में तर्जुमा मैं दूसरा सफ़र इस किताब के पहले बात करता हूँ, उसमें चलने वाला इसका ये सफ़र शुरू हो गया। तो करते करते इसमें फिर मैंने खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान बॉर्डर तक, पंजाब का और बड़ा इलाका, गिलगिट बल्टिस्तान से कश्मीर और सिंध एंड बलूचिस्तान में भी गया मैं इस किताब में। तो इसमें 90 शहर और गांव मैंने 60 दिन में किए। अच्छा, अब 90 हो गए 60 दिनों 60 दिन में। वो वापस आया तो मुझे इसमें जो इन्फॉर्मेशन नज़र आई ना, वो पहली किताब से ज़्यादा वैल्यूबल थी, बिकॉज इतने रिमोट इलाके में फिर कोई नहीं जा सकता। आप डीप चले गए ना। बहुत डीप चला गया। जो तहकीक ऐसी होती है कि आप शुरू करते हैं, तो जब आप गहराई में जाते हैं तो पानी की जो मिठास है वो बढ़ती जाती है। तहकीक भी ऐसे ही है। फिर तो मैं वापस आया और मैंने सोचा कि यार पहली किताब में इतना लोगों में भूख थी, तो इसको तो लिखना ही चाहिए, बिकॉज ये चीज़ तो शायद लोग आम इंसान जा नहीं पाएगा, शायद पाकिस्तान की आवाम नहीं जा पाती इन इलाकों में, नहीं जा पाते। तो मैंने इसको लिखना शुरू किया और करते करते बड़ी जल्दी ये किताब पब्लिश हो गई। ये किताब पब्लिश हुई तो जो लोगों ने पहली किताब पे बुलाया था, उन्होंने फिर से इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया, तो दुनिया भर में 100-110 सेमिनार। अब मैं आपसे एक खास सवाल करना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है। आपने जो 90 सफ़र किए बस्तियों के और 36 किए, फिर 126 हो गए, पाकिस्तान के अंदर या इंडस रिवर के इर्द गिर्द जो लेगेसी सिख देखी आपने, ऐसे 1-2 कौन से मकामात हैं लेगेसी में, अमारत में, चीज़ में,
जिस पर आप एकदम वर्ता हैरत में यानी स्टन हो गए हों कि क्या हुआ है ये चीज़ किसी ऐसी इमारत या चीज़ ने? बिल्कुल। कौन सी थी? देखिए, सबसे एक इंटरेस्टिंग लर्निंग जो मैं इस किताबों से लेता हूँ वो ये है कि आप अपनी कोई भी कम्युनिटी की एवोल्यूशन को देखें ना, आज तो जो नैरेटिव बोले जाते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी मजहब हो, ब्लैक एंड वाइट, 0 and 1, Yes. ये है या वो है। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी है कि एक चीज़ इवॉल्व होती है, बड़े लोग तो कौन सी ऐसी तो इमारत चीज़ें थी चलते जिस हैं। पर आप चौंक हाँ, गए हो? तो वो चीज़ मैं जा रहा हूँ कि जो एवोल्यूशन में आज अगर आप हमारे ईस्ट पंजाब में चले जाएं, हमारे गुरुद्वारे बड़े स्टैंडर्ड हैं। बहुत क्वालिटी के हैं। नहीं नहीं, क्वालिटी के हैं। क्वालिटी मैं नहीं कह रहा, मैं क्वालिटी पे नहीं जा रहा, मैं एक स्टैंडर्ड है। क्वालिटी के मेरे साथ अच्छा, एक स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड का है कि वाइट मार्बल हाँ हाँ, एक और तामीर है। और हाँ, एक उसके ऊपर एक गोल्डन डोम हाँ, ऐसे ही है ना। जो खंडरात यहाँ मैंने देखे, उसकी डाइवर्सिटी। उसकी खंडरात में जो जो चीज़ें, बिकॉज ये स्टैंडिंग अलो, इनको रेनोवेशन अगर नहीं किया गया तो ये आपको एक वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग बना के गए थे। ओरिजिनल आर्ट वर्क उसमें क्या है, आर्ट से आप पता कर सकते हैं कि मेरे बुजुर्ग क्या सोच रहे थे। क्योंकि आर्ट अब ईस्ट पंजाब में खत्म हो गया है, गुरुद्वारों में वहाँ नहीं है। हाँ, नहीं है। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक गुरुद्वारों की इमारत में यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने देखा कि उसमें श्रवण कुमार दिखाए जाते हैं। पता नहीं आपको, शायद श्रवण कुमार पता नहीं, आपकी ऑडियंस को शायद नहीं पता, लेकिन श्रवण कुमार हमारे इंडिया के साइड में एक बड़ी अच्छी टेल है जिसमें श्रवण कुमार जब जवान होते हैं तो उनके माता पिता बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें तीर्थ पे जाना है। अच्छा। हाँ, तीर्थ। तो मतलब रिलीजियस प्लेसेस को देखने जाना है, तो वो चल नहीं सकते। तो श्रवण कुमार ने क्या किया, दो टोकरियां बनाई, एक डंडा लगा के, एक साइड में मदर को फादर को रखा। और सियालकोट से कहानी ताल्लुक रखती है? ये मैं नहीं पता कहाँ से है, लेकिन ये बहुत कॉमन गैंजेटिक बेल्ट में, तो इसको कुछ और कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। तो यहाँ कंधे पर रख के चले। हाँ, वो बड़ी। अब वो देखिए उसमें मजहब का क्या है, ये एक रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स है, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स है, राइट। ये एक मॉरल वैल्यू है। उसके अंदर में वो कहानी जो है चित्रकारी के रूप में, आर्ट वर्क में गुरुद्वारों की इमारत पे नजर आ रही है। वो आज आपको ईस्ट पंजाब में नहीं मिल सकती। क्योंकि वो मजहब के दायरे में आ गया है कि वो ये हिंदू वो है। मैं कहता हूँ इसमें हिंदू वो से क्या है? वो पेरेंट्स के एहतराम के हवाले से मैंने भी पढ़ी हुई है। मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारे वहाँ इसका कुछ और नाम दिया जाता है। अच्छा, मैंने पूछा था कि ऐसी इमारत जिसको देख के आप हैरान रह गए हो। यही कह रहा हूँ ना कि ये इमारतों के अंदर ये सब यही चीज कौन सी वाली खास पाकिस्तान के अंदर ऐसा गुरुद्वारा, ऐसी कोई रूइंस जिसने आपको बिल्कुल हैरान कर दिया हो? होता है ना कि बंदा, मैं जब स्फिंक्स देखा तो मैंने कहा वाह। नहीं, मैं तो एक तो बात ये सटल लेवल पे आर्ट जो देखा, ये आर्ट, ये हैरानगी की बात है कि यार जो हम नैरेटिव आज जी रहे हैं वो नैरेटिव कुछ हो रहा है। एक हैरानगी की बात ये है, ये नैरेटिव पे जा रहा है ना, वो भी हैरानगी की बात है ना कि यार कहाँ से हमने 0-1 ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। दूसरी, अगर आप इमारत की स्ट्रक्चर के बारे में कह रहे हैं तो दफ्तू में एक गुरुद्वारा है। कहाँ? दफ्तू में। अच्छा। हाँ, जहाँ पे कहते हैं बाबा बुल्ले शाह भी गए थे। तो वो गुरुद्वारा की खंडरात जो है किले की तरह है, बहुत बड़ा, लेकिन खंडरात में है वो दफ्तू का। तो उसमें तो देखते साथ ही मुझे लगा यार क्या गुरुद्वारा की किला है, क्या है। अच्छा। हाँ, और उसके अंदर एक बुजुर्ग परिवार रह रहा है, वो ईस्ट पंजाब से आए थे। अच्छा। उनके जज्बात में सुनाता हूँ, लेकिन वो इमारत को देख के मैं हैरानगी पे आया था। उनके जज्बात से मैं एंड करता हूँ इस चीज़ को। वो कहते हैं मुझसे, बेटा माफ़ करना, असी इन्हू संभाल नहीं सके। अच्छा। हाँ, साड़ी कोल सिर्फ 2 वक्त की रोटी सीगी तकसीम तो पहला, ਤੇ तकसीम तो बाद भी साढ़े कोल 2 वक्त की रोटी है। ਅਸੀਂ ਇਹ फर्क कोई नहीं पिया। ਤੇ मैं ਕਿਹਾ बाबा जी, मैं तो चाहांगा, दुआ करांगी ਇਹ गुरुद्वारे की इमारत सदा कायम रहे ਤੁਹਾਡੇ सर ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह वाह, है ना, बस यही कर सकते हैं। क्या मुझे वो रखवाले हैं आपकी नज़र में। अच्छा, आपकी ये किताब अब उर्दू में भी छपी है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ जी, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। खोई हुई मीरास, कमाल की किताब है, अजीब ही सब, रो भी पढ़ते हैं आप कई जगह, मैंने देखा है, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल है। हसन दाल भी गए थे अपनी, वो एक फिल्म है, आपने रिकॉर्डिंग से पहले मुझे बताया, तो उस फिल्म का ताल्लुक तो आपकी फैमिली की कहानी से है, खामोश पानी। वो क्या है? खामोश पानी जो है एक बहुत इमोशनल फिल्म है। हसन दाल जी हाँ, वो एक पाकिस्तानी डायरेक्टर ने बनाई थी जी, लंदन में। वो मेरी एक डिस्टेंट बुआ थी, जसवंती उनका नाम था। जसवंती। हाँ, वो 5 साल की उम्र में जब तकसीम हुआ, उनके पेरेंट्स मारे गए। वो मुजफ्फराबाद मनसेरा के इलाके से थे, तो उनको एक मुसलमान परिवार ने पाला। वो मुस्लिम होकर बड़ी हुई हैं। तो उस स्टोरी में जो उनके इमोशन जो उनके साथ होता है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे ये खामोश पानी पिक्चर बनी थी। लेकिन उसके एंड में
उन्होंने पिक्चर को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि वो खुदकुशी कर लेती हैं। हाँ, वो ये दिखाया। वो कुएं के अंदर कूदती है। वो शायद जो तुहा खालसा में जो 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 तकसीम के टाइम पे जो इंसिडेंट्स होते हैं, वेल में जंप किए जाते हैं, उस एंगल को ले आके उसमें हाँ, वो डायरेक्टर ने पेश उसको- किया। लेकिन ये जिंदा रही हैं, जिंदा उनको- रही हैं। हाँ, जिंदा रही हैं। और आप ढूंढने चले गए उनको? मैं इनको रावलपिंडी में इनको ढूंढा। इनका नाम नूरी था। नूरी। हाँ, तो मिले? हाँ, मिले इनसे, लेकिन अब ये इनकी फौत हो गई है। ये 2021 में इनकी फौत हो गई है। इनसे मैं मिला था, इनके घर पे गया क्या था। कैफियत थी जब आप मिले? देखिए जी, उन्होंने बहुत दिल खोल के मुझे रिसीव किया। ऐसे मिला, अपना नवासा आया, हाँ। ग्रैंडसन आया। हालांकि मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ, हाँ, दूर की हाँ, बुआ है, लेकिन राइट, लेकिन वो मिली और खुद उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया खुद। अच्छा। और उन्होंने जो अपनी कहानी सुनानी शुरू की, तो जज्बात से भरी कहानी थी, तो रोना तो मुझे आया था। रोते रहे? रोना वो भी तो रो आया। पड़ी? हाँ, रोई है वो। और ठीक है, अब दुनिया नहीं, अहम बातें हैं ना, जो तकसीम है उसने क्या क्या तकसीम कर दिया। सही है। 5 साल की वो थी, तो है ही है। मेरी फेवरेट फिल्म है ये खामोश पानी। बहुत इमोशनल है वो। मैं कम दोबारा फिल्में देखता हूँ, मैंने 3 दफ़ा देखी है। ठीक है, आज मुझे इसका नया पहलू पता चला कि वो सुसाइड नहीं किया कुएं में, आपने बताया, और आप खुश नसीब हैं उनको मिले। अगर मुझे पता होता वो जिंदा थी तो मैं मिलने जाता। उनका लड़का यहाँ पर रावलपिंडी में रहता है। मैं उसी ने- मिलूंगा। उसी मैं ने- ऐसी कई जसवंतियों को जानता हूँ। एक जसवंती हमारी एक अजीज़ा दोस्त थी, खतीजा गोहर, मदिहा गोहर की वालदा। उनके घर में एक खातून काम करती थी, तो हम जाते थे, आंटी खतीजा गोहर हमें चाय भी पिलाती थी, मीटिंग्स करते थे, हम स्ट्रगल करते थे पॉलिटिकल। तो उनका ये यहीं रह गई थी, छोटी थी, उन्हीं की उम्र की थी, लेकिन उन्होंने उसका मज़हब नहीं बदला। वो अपनी पूजा अपने सिख धर्म के मुताबिक करती थी। तो आपको तो ऐसी कई कहानियां मिली होंगी, आपके सीने में तो बहुत कहानियां हैं। नहीं है तो, सुने आजकल ईस्ट पंजाब में, मैं थोड़ा सा उधर आता हूँ, ऐसी कोई तहरीक है कि जो बेआबाद मस्जिदें हैं, जो शनाख्त पंजाबी की, एक मुसलमान होना भी तो है ना, पंजाबी मुसलमान, वहाँ पर एक खातून है, मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उन मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं कि इनको खंडर ना बनने दें ताकि असली हालत में रहे। है। एक देखिए, हमारे छठे गुरु ने एक मस्जिद की तामीर कराई थी, तो वो भी छूट गया था, तो वो एक तो उसको पूरा तामीर करवाया गया है। अच्छा, हाँ, वो कौन सी मस्जिद है? मुझे इसका डिटेल्स पूरी नहीं मालूम, पर ईस्ट पंजाब में है। अच्छा, ईस्ट पंजाब। वो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, क्योंकि मेरा काम ईस्ट पंजाब में नहीं हाँ, है, मेरा काम इस इंडस के इलाके में। इंडस में है, तो पाकिस्तान में। एक उसको कराया गया है। तो ऐसी हैं कुछ कुछ चीज़ें। देखिए, बात घूम फिर के ये आ जाती है मुनीर साहब की, ये जो किताबें मैंने की है ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक मुसलमान भी इससे इंस्पायर हो और अपनी लेगेसी को वो भी मैप करे पंजाब की, एक हिंदू भी एक इससे इंस्पायर हो, अपनी हिंदू करे, और जैन भी इंस्पायर हो करे। ये मुश्तरका लेगेसी है। हाँ, क्योंकि मैं जॉइंट लेगेसी है। हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन अगर हिंदू, जैन और मुसलमान भी कर लेना, तो शायद ये हम ऐसी 8 वॉल्यूम्स इकट्ठा कर रख के कह सकते हैं ये पंजाब की ये हमारी तारीख है। अच्छा, इस सफ़र के बाद, सिख लेगेसी के बाद, जो मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपने दुनिया के शायद 9-10 मुल्क घूमे, बाबा गुरु नानक जी के फुट स्टेप पर आपने सफ़र किया। पाकिस्तान के अंदर आप ईरान गए, अफगानिस्तान गए, इराक गए और सऊदी अरब भी गए। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, ये वही बात है ना कि आपकी अगर प्रिपरेशन हो तो आपको सफ़र नहीं करना पड़ता, कुछ चीज़ आपसे सफ़र करवाती है। आप सिर्फ एक मीडियम है, आपसे एक ज़रिया है। क्योंकि हम वही बात घूम फिर के आती है, क्यों आपको एनर्जी चूज़ करें। तो एनर्जी ने फिर इसके बाद वो एक, मेरी इस किताब के बाद मुझे लगने लगा 5 साल ऐसा महसूस होता कि मैंने शायद गलती कर दी है किताबें करके। अच्छा। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। मैं 48 ईयर्स का था जब मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस की नौकरी छोड़ी थी। अब 60 के होने वाले हैं। अब मैं 58 का होने वाला हाँ, हूँ, लेकिन 58 53 का हो गया था जब ये किताबें ख़त्म की थी। तो अभी तो ज़िंदगी बाकी थी ना, तो अभी तो बाबा गुरु नानक जी के वही फुट मैं आ स्टेप रहा पे गए, अफगानिस्तान भी गए आप। हाँ, तो वही मैं आ रहा हूँ कि अब ये था कि अब नेक्स्ट क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन टाइप में चला गया था। क्रिएटिव स्पेस, फिर दोबारा डिप्रेशन में चले गए। सर डिप्रेशन में मैं कहता हूँ बहुत बार ये आप में है न्यूट्रल होते हैं, ऐसा है कि जैसे गाड़ी न्यूट्रल होती है। हाँ, एक ऐसा- नया सफर करते हैं शुरू। ऐसा है कि क्रिएटिव स्पेस में डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, क्यों? क्योंकि बाबा नानक का कलाम बताता हूँ आपको। क्या है? कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पया, वाह, दुख दारू सुख रोपया, रोग पया, रोग पे। अच्छा, रोग रोग। दुख जो होता है ना, ये दुख फिजिकली बात नहीं कर रहे, मटेरियल दुख की हाँ। बात नहीं करी, अंदर का दुख जो है, हाँ, अंदर। जबकि कुछ चीज यार
पता नहीं दुख दारू, वाह वो वाह दारू बन जाती है, वाह वाह। क्योंकि वो साइन कर्व में जब नीचे होते हैं ना, वही दारू बनती है, हाँ, आपको उठाती है। सुख जो है ना कि यार सब कुछ है यार, ओ, कल तो सवेरे रोग। खादा ते शामी खादा ते सुते, कख न कीता, हाँ, सुख रोग बन जाता है, वाह क्योंकि कुछ नहीं अचीव कर सकता। हाँ, वाह वाह वाह। तो क्रिएटिव स्पेस में मैं क्या अपना विजडम है बाबा जी की, क्या विजडम है। बिल्कुल मैं उनका जो जब कलाम पढ़ता हूँ ना, से मुझे सुनने का मजा आता है। तो क्या विजडम है इसके अंदर, बिल्कुल बहुत डेप्थ एक लाइन के अंदर है ना। हाँ एक लाइन के अंदर। वैसे पंजाबी विजडम एक लाइन में ही होती है। आप बाबा गुरु नानक को पढ़ लें, बाबा फरीद पढ़ लें, बुल्ले शाह पढ़ लें, एक ही। तो फिर आपने बाबा जी के फुटस्टेप पर सफर तो शुरू कर बात दिया। ये आई कि मैं भी एक दुख में था अंदर से कि जिंदगी अब खत्म हो गई, मैंने तो आपको दारू मिल गया। अब दारू अपने आप आई ना, मैंने नहीं किया। तो दारू एक थॉट आया कि यार बाबा नानक का सफर आज तक किसी ने डॉक्यूमेंट किया नहीं विजुअली। मैं विजुअल हूँ, आप पहली दफा विजुअली पहली बार। विजुअली, हाँ हाँ, तो मुझे ये आया कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था इंडिया में, तो मुझे बताया गया, जहाँ आपके पाकिस्तान में भी होगा, बांग्लादेश में भी यही पढ़ाया जाता है ना कि सिकंदर आजम आया यहाँ पर, हाँ, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दी ग्रेट, और मैं क्या की ग्रेट जिसको शिकस्त पोरस ने दे दी। हाँ, मैं क्या की ग्रेट कीता, लोगों ने मारिया हाँ, और फतेह की जगह, बस ये कोई ग्रेटनेस है। मैं तो एक बात कहता होता हूँ कि इंडो पाकिस्तान बर्रे सगीर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कभी कोई वॉरियर नहीं गया बाहर, तलवार लेके कोई नहीं गया। हाँ, पोरस ने किया, पोरस ने तो रेजिस्ट किया ना। यहाँ से अगर कोई गए तो हिप्पी जिप्सीज गए, हाँ, और बांसुरी लेके गए, मौसीकी तबला, रोमन उसमें मिडिल ईस्ट में फैले, अफ्रीका में फैले, यूरोप में फैले, यूरोप से लैटिन अमेरिका प्यार का तक। कलाम और वो लेगेसी सारी पंजाब, राजस्थान और सिंध की है। बेसिकली पंजाबी हैं वो। तो हमारी धरती का सिंध दरिया के हैं लोग। हाँ, सिंध दरिया। तो हमारी धरती तो है ही पीसफुल लोगों की। तो जो बड़ी शख्सियत गई, बाबा गुरु नानक जी गए, जो जिस तरफ आप आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब देखिए, नेटफ्लिक्स मार्को पोलो की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, अलेक्जेंडर की बनी है, वो फायान की बनी है। मैं क्या यार, यहाँ से इतनी बड़ी शख्सियत सिर्फ एक काम के लिए चली, इंसानियत की एकता के लिए, तलाश के लिए, इंसानियत हाँ, की वहदत के लिए, एक के लिए, वो एकता के लिए चली, एक डायलॉग, रिलीजियस डायलॉग करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए, हाँ, ह्यूमनिज्म के लिए। एंड ही वेंट टू सो मेनी मल्टी फेथ साइट्स, सिर्फ डायलॉग करने के लिए। तो वो चीज आज के जमाने में जरूरी है, 500 साल पहले। और वो चीज आज के जमाने में इतनी जरूरी है क्योंकि हम फ्रैगमेंटेड हो रहे हैं, हम टूटते जा रहे हैं। बाबा गुरु नानक पे कुछ नहीं बनाया, हाँ, उस जदीद दुनिया ने बिल्कुल सिकंदर आजम पर बना दिया। बिल्कुल। तो फिर आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला तो मेरे में फिर ये आया कि इसको क्यों ना किया जाए। मैं इस काम को देखता था ना, मेरे बहुत अड़चने आई। दिस वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सही बात बताऊं, मैं तो बताता नहीं हूँ क्या क्या हुआ मेरे लिए, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कर दिया ना। तो अब फिर ये समझ में आया सेटिस्फेक्शन भी है, अब समझ में भी आया कि यार क्या होता है इसको करने में, क्या लगता है। तो फिर मैंने कहा कोशिश की जाए, एक कदम आगे उठाऊंगा तो शायद वो एनर्जी 10 कदम उठा के मुझे पकड़े ना, एक कदम मैं नहीं उठाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तो हमने एक कदम उठाया, और वो करते करते 2019 में मैं और मेरी वाइफ ने टीम ली और हमने काम शुरू किया। करते 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 2019 जनवरी से स्टार्ट किया, और 2020 में कोरोना से 3 दिन पहले पूरे दुनिया बंद हुई, और हमने 9 मुल्कों में 100% मैपिंग करके मल्टी फेथ साइट्स की डॉक्यूमेंट्री का डेटा 45 टेराबाइट्स कलेक्ट करके हम सिंगापुर पहुंचे। वाह, 3 दिन पहले कुदरत ने आपसे काम ले लिया जी। अच्छा। तो ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आप बताइए। वाह वाह वाह। अगर तो आपने 9 मुल्कों का सफर किया। 9 मुल्कों का कौन कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो सिर्फ ये पाकिस्तान में अक्सर कहता हूँ, गुरु नानक का नैरेटिव सिख शायद नहीं समझ पा रहे, मुसलमान यहाँ के भी नहीं समझ पा रहे, हिंदू भी शायद नहीं समझ पा रहे कि वो ननकाना साहब, पंजा साहब, करतारपुर का नैरेटिव नहीं है। ये नैरेटिव तो है कि वो जो सूफी श्राइन्स में जा रहे हैं, जो हिंगलाज के मंदिर में जा रहे हैं डायलॉग करने के लिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो, पारा चिनार में, गिलगिट बल्टिस्तान से वापस आ रहे हैं। वो नैरेटिव को आपको एक बड़े दायरे में देखना है कि इट्स अ मल्टी। तो आपने उस सफर को, फुटस्टेप्स को अपनाया। हम देखिए, ऐसा है कि हमने प्रेजेंट जो है डॉक्यूमेंट्री सीरीज में वो एक सीक्वेंस की तरह से प्रेजेंट किया, उनके बचपन से लेके अंतकाल तक। लेकिन आप आज वैसे फिल्म नहीं कर सकते, बिकॉज आप एक उसको, उनके सफ़र को आप एक डायग्राम पे डालेंगे ना और ऊपर से देखें तो 70% इलाका जो है आज जियोपॉलिटिकली आपको एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, सेंसिटिव एरिया है। हाँ, तो आप, मैं कैमरा उठा के और ड्रोन लेके पाकिस्तान में, मैंने ये किताबें कर दी, कैसे घुस सकता हूँ? आप नहीं घुस सकते, मुश्किल काम है। हाँ, मैं इजाजत नहीं मिलती। मैं इंडिया में तो फिर आप पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए,
मैं बताता हूँ, तो इसमें है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, तिब्बत चाइना में, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 9 मुल्कों में उनका जो सफ़र आता है। पहले जो गुरु नानक साहब के फौत होने के 150 साल तक उनके बाद जो सफ़र लिखा गया है वो ये उस बेस पे हमने बनाया है। अच्छा। उसके बाद तो कोई भी मज़हब में नैरेटिव्स बढ़ते ही जाते हैं, हम उस पर नहीं तवज्जो दे रहे, हम देख रहे हैं सिर्फ वो 150 साल तक के। आप तो इराक में कहाँ गए? बगदाद भी गए? बगदाद में गए, हम करबला गए हैं, नजफ गए हैं, और बगदाद में पीर अब्दुल कादिर गिलानी जी की साइट पे गुरु नानक का नैरेटिव है, वहाँ से पीर बेलोल जी के साथ उनकी मुलाकात होती है। पीर बेलोल जी के साइट पे गए हम वहाँ पर। अब्दुल कादिर जिलानी को तो इराकी मेरे दोस्त कहते हैं पीर हिंदी है। बिल्कुल। अच्छा, आगे इराक के बाद आप कहाँ कहाँ गए? तो ये फिर हमने पूरा करना शुरू किया, तो ये 9 मुल्कों में हमने किया। सऊदी अरब भी गए? हाँ, सऊदी अरब में कहाँ कहाँ गए आप? सऊदी अरब में गुरु नानक साहब का नैरेटिव जो है मक्का और मदीना का है। असल में मक्का उनके बारे में तो मशहूर है कि वो मक्का गए। मक्का भी और मदीना का दोनों का नैरेटिव आता है, तो उनको भी किया हमने। आप मक्का गए? देखिए, मैं पूरे नैरेटिव में सिर्फ 2 जगह अंदर नहीं घुस सका, और वो है मक्का और मदीना, बिकॉज ऑफ माय वो इजाजत नहीं ना मिलती। लेकिन हमारा टीम ने जो वो उनकी वहाँ तक हम गए, और मैं नहीं जा सका, तो आप चले ही गए ना। तो मैं ठीक है देखिए, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ, मैंने गुरु नानक साहब का सफ़र किया लेकिन कर नहीं सका, 2 चीज़ें रह गई। वाह वाह वाह, इंटरेस्टिंग, ये मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, ये बताइए, ईरान में कैसा रहा तजुर्बा आपका? फुटस्टेप ईरानी तो बड़े रोशन ख्याल हैं। हाँ जी। अब समाज जो सोसाइटी है, वेरी एनलाइटेंड सोसाइटी है। हाँ, मतलब देखिए, गुरु नानक साहब के जो कलाम है उसमें फ़ारसी का भी बहुत यूज़ है। बहुत यूज़ है, राइट। तो उनके कलाम में से ये पता चलता है कि कितना इन्फ्लुएंस उनको इस इंडस रीजन में फ़ारसी का भी था। ये जो जाहिदान है, ये तो नाम ही सिखों के नाम पर पड़ा है। बट लोग जब वो रेलवे लाइन बनने लगी थी तो वो कहते थे जाहिद लोग आ गए हैं बड़े, तो जाहिद से जाहिदान बन गया। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ये करना चाहता हूँ कि वो उसमें गुरु नानक का नैरेटिव नहीं है। हाँ, यकीनन, लेकिन वो सिख नैरेटिव गुरु नानक का नैरेटिव सिख तो है ना आखिर। हाँ, लेकिन वो है कि मैं गुरु नानक का नैरेटिव में कोई मजहब नहीं आता। हाँ, ईरान में किस शहरों में गए आप? इससे देखिए, ईरान में उनका जो नैरेटिव आता है, जब वो आ रहे हैं इराक से अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो तबरीज से होते हुए, तेहरान से होते हुए मशहद आके, मशहद से अफगानिस्तान घुसते हैं। हाँ, मशहद से वो रूट ही वो था जी, कदीम रूट। तो वो हमने। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये रूट जो था ना मशहद का तेहरान, मशहद का अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान पाकिस्तान तक, ये अफगान वार तक बड़ा एक्टिव रहा ये रूट। बिल्कुल। अफगान वार के बाद टूटा। तो आपको जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया हो बाबा गुरु नानक जी के फुटस्टेप पर, इन 9 मुल्कों में कहाँ ज़्यादा फैसिनेशन हुई? आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ ना, किताबों डॉक्यूमेंट्री पर पूछता हूँ, आप बताएं ना ज़रा। देखिए, ऐसा है, इसको आप मेरे ज़्यादा सेल्फ निगेशन ना करें, कुछ बता दें, शेयर करें। नहीं, मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन अपने आप को मेरे कदमों में डाल के आप थोड़ा सोचें। एक होता है इंसान स्पिरिचुअल जर्नी पे चलता है। मुझे ये अक्सर लोग पूछते हैं, मैं स्टेजों पे खड़ा होता हूँ ना, कि गुरु नानक डॉक्यूमेंट्री पहली बारी हुई है। बाय द वे, मैं बताना चाहता हूँ, ये वेबसाइट है thegurunanak.com पे जाइए। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैं दूंगा ताकि लोग देखें इसको लाजमी देखें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, या दुनिया का कोई इंसान हो, इतनी बड़ी शख्सियत जो ह्यूमनिज्म के लिए गई, एक सफ़र करने, तलाश, डायलॉग करने, ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें जो अमरदीप साहब बता रहे हैं। ये 5 लैंग्वेजेस में की गई है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको विजुअल्स नेशनल ज्योग्राफिक टाइप में वाव करेगा। बहुत लोग देखते हैं, मैं जब खड़ा होता हूँ, यही सवाल जो आपने पूछा, बहुत लोग मुझे स्टेज पे पूछते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल फिर से पूछता हूँ। मैं कहता हूँ, आपने सीरीज़ देखी है? तो जिसने देखी होती है वो कहता है बिल्कुल देखी है। मैंने कहा, आपको क्या लगा इसमें, आपकी रूहानियत को क्या महसूस हुआ? वो कहते हैं, इट्स अ वेरी एनलाइटनिंग थिंग, आई फेल्ट लाइक रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ फर्स्ट टाइम। तो कहते हैं फर्स्ट टाइम वी अंडरस्टूड गुरु नानक, राइट। मैं कहता है, अगर आपको लगा है आप एक रूहानियत के सफ़र पर चल पड़े हैं, तो बस आप वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने किया, मेरी रूहानियत से आपको क्या मतलब, मेरी अचीवमेंट से क्या मतलब। देखिए, एक सीसॉ होता है ना, सीसॉ में एक तरफ कोई बैठेगा तो दूसरी तरफ ऊपर जाएगा ना। मैं आपको एक फरमाइश करने वाला हूं। एक मिनट में आ रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर दो। अब जो यहाँ काम ये करने के लिए आपको पैसों की कमी है, कोई कमर्शियल काम नहीं, फ्री में दे रहा हूँ आपको, एक पैसा नहीं कमाया, राइट। आप तो लगा ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और लोग जो हैं, लोगों से फंड रेजिंग, ऐसे कामों से कमाते हैं, आप लगा रहे हैं, मुझे अंदाजा है। और
फंड रेजिंग मैंने करनी है, परमिशन मैंने लेनी है, सबसे बड़ा काम कॉम्प्लेक्सिटी, जान पे जोखिम डाल के आप जा रहे अपना हैं। कमाई का वक्त देना है। एग्जैक्टली वो और भी कीमती है। तो ये जो स्पिरिचुअल जो मेरी जर्नी है ना, मैं अपनी जर्नी को एक स्पिरिचुअल एंगल से ऐसे देखता हूँ कि मेरी वो तो सेल्फ निगेशन करती ना। मेरे लिए ये है कि मुझे नीचे जाना है, मैं जाऊंगा तो शायद सोसाइटी ऊपर उठेगी, बस। अच्छा, आप इसको ग्रंथ शरीफ की ज़बान में क्या बयान करेंगे? कोई कलाम सुनाएं, इस सारी कैफियत जो आपने की, बाबा गुरु नानक के सफ़र पर, उनके नक्शे कदम पर चलना। देखिए, एक ही चीज़ सीखी है सिर्फ जी, जो गुरु नानक का पहला जो मैसेज है, फर्स्ट वर्ड इन द ग्रंथ है, बस सब कुछ खा के वहाँ ख़त्म हो जाता है। शायद आपको वो क्या है? आपको आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो है जो कहते हैं एक ओंकार। एक ओंकार। ओंकार, ओंकार। देखिए हमारे इंडियन ट्रेडिशन में लफ्ज़ आता है ओम। ओम कहते हैं एक 3 कायनाती एनर्जीज का फॉर्म है, कि एक जो चीज़ बनाती है, जिसको हिंदू मज़हब में ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा, ओम। ओम के तीन पार्ट्स हैं। एक Interesting. जो बनाता है, उसको ये लोग कहते हैं मूर्ति के हिसाब से या एनर्जी के हिसाब से ब्रह्मा। ब्रह्मा। एक होता है जो सस्टेन करता है, जो उसको चलाता है, चलाता है, ब्रह्मा। वो कहते हैं विष्णु। विष्णु। राइट, विष्णु हो गया। एक होता है जो उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय की एनर्जी है, उसको कहते हैं शिवा। ब्रह्मा, विष्णु, शिवा जो है 3 एनर्जीज को ओम का फॉर्म दिया गया है। नानक ने क्या किया, ओम को ओंकार कर दिया। कार जो है, ये पूरा जो कायनाती कार अमल, प्रोसेस जो चल रहा है ना, ये 3 एनर्जीज चला रही हैं, लेकिन इसके आगे एक लगा दिया हिंसे में। एक का मतलब ये सारा कुछ एकाई में जुड़ा है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुरान पाक में सारे कलाम में 3 लफ्ज एक अलहदा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अलिफ लाम मीम, 3। और ये राज है, ये आज तक इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए राज है। तो आखिरी अब आप मुझे ये बताएं, कंक्लूजन है, अब क्या करने जा रहे हैं? डिप्रेशन में हैं या कर रहे हैं? क्योंकि आप एक प्रोसेस में आते हैं। मैं ऐसा है कि डिप्रेशन का फेज जो है ना, अब मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया हूँ। अगर डिप्रेशन मुझे डुबोती है ना, तो मैं कहता हूँ आप, मैं तेरे से लड़ूंगा अब। राइट, अब मैं डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता, गालिब कहता है। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं? कुश्ती है डिप्रेशन के साथ करनी है, तो फिर मैं भी तेल तूल लगा क्या इरादा है? अब वही इरादा है जो कहा कि एक ओंकार, वननेस, पूरी कायनात एकता में जुड़ी हुई है। मैं अगर कुत्ते को नीचे करूंगा तो कुत्ता भी मेरे को नहीं मानेगा। पेड़ को मैं सब कुछ एक है। पेड़ को मैं काटूंगा तो वो बाद में पेड़ जो ऑक्सीजन नहीं देगा वो भी मुझे काटेगा। राइट, अमरदीप साहब, मजा आ गया, कमाल कर दिया। तो अब उसी एनर्जी को आगे लेके चलना। वननेस नॉट ऑफ ह्यूमैनिटी, वननेस ऑफ द क्रिएशन, टोटल कायनात, इकोसिस्टम, एक कायनात है ना, कायनात की एनर्जी एक है। वो बाबा नानक का कलाम है, पहला वर्ड है उनका, एक ओंकार। सब पूरा कायनात एक है। वाह वाह। बेशक हमारी जो ईगो हमें अलग कर देती क्या कलाम है? एक ओंकार। तो मैं यही करने जा रहा हूँ कि उसको थोड़ा कंप्लीट कर दूं, सॉरी। तो वो एक ओंकार का, वननेस का जो मैसेज लेकर आगे हमने शुरू किया हुआ है अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, 4 लैंग्वेजेस में, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। और ये भी कंटेंट पूरा फ्रीली दिया जाएगा। 5 साल लगेंगे, हम लोग 1 साल ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो सूफ़ी और भक्ति लहर के जो अपने सेंट्स थे, हाँ, जो सूफ़ी और जो भक्ति के संत थे, उनके कलाम जो गुरु ग्रंथ साहिब में 15 ऐसे संत हैं। कौन कौन है ये? कबीर जी हैं, बंगाल के जयदेव जी हैं, महाराष्ट्र के नामदेव जी हैं, बाबा फरीद हैं आपके पाकपट्टन से, पंजाब से, हाँ, नानक हो गए। नानक ने इनको जोड़ा, बाबा फरीद के कलाम को जोड़ा उन्होंने। उसके बाद सिख गुरुओं ने इन सारों को और को जोड़ा। तो ऐसे 15 सेंट्स हैं। तो 15 सेंट्स की हम कहानी के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर एक वीडियोस बना के अलग अलग, फिर उनके जितने 1750 कलाम है गुरु ग्रंथ साहिब में, 1750 इनके सालों के, बाबा नानक के मिला के, इनकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग उन रागों में करके जिन रागों में लिखा गया है, फिर उनकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करके। क्योंकि हमारे गुरु नानक शॉक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में अगर देखेंगे, हमने अपने कलामों को री इंटरप्रेट किया कि क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो ही ओरिएंटेड नहीं है, वो न्यूट्रल ओरिएंटेड है। ही और शी नहीं है। आप कहते हो कि कायनात को ही बना दिया, वो न्यूट्रल है। तो इसको हम एक री अटेम्प्ट करके पूरा का पूरा एक कोर्स मटेरियल के फॉर्म में
onenessanddiversity.com वेबसाइट आएगी, उस पर एक ओंकार करने जा रहे हैं, क्या क्या एक ओंकार? हाँ, एक ओंकार मतलब कि वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये डिफरेंट सेंट्स को आगे प्रेजेंट करके, कोई मजहब नहीं, ओपन सोर्स है ये। वाह। मैं सिखिज्म की बात नहीं कर रहा, ओपन सोर्स में बाबा फरीद भी हैं, रविदास भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, और ऐसे बड़े सारे, बंगाल से लेके सेंट्रल इंडिया से लेके पाकिस्तान का इलाका पूरा जोड़ के इसको प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एज अ एजुकेशनल रिसोर्स। शुक्रिया अमरदीप साहब, आपने आज तो बहुत मुझे एनलाइटेंड कर दिया, एक नया फ़लसफ़ा ज़िंदगी का। तो नाज़रीन, ये थे जनाब अमरदीप सिंह। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, दिल करता है सुनते जाएं और ये बोलते जाएं, एक ओंकार करते जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।